हाय फ्रेंड, मैं हूँ नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी में आप लोग बने रहिए और माता रानी की कृपा से आप लोग बस कुशल मंगल से रहें, यही मेरी प्रार्थना है माता रानी से। और आपकी कृपा और आपकी दुआ और आपके स्नेह से हम भी कुशल मंगल से हैं। और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा राहत भी है ऑपरेशन से। अब टाँके कटाने का हो सकता है कि मुझे 25 तारीख को बुलाया है डॉक्टर ने, तो टाँके कटेंगे पेट के। और आगे मैं वीडियो बढ़ा रही हूँ, तो उससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। और आप एक लाइक देते हैं और एक कमेंट करते हैं तो सच बता रहे हैं, आप तो मतलब 1 मिनट का काम है, लेकिन आपका कमेंट और वो पढ़कर मुझे दिल को जो शांति मिलती है, जो दिल को सुकून मिलता है, शायद आपको नहीं अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। तो प्लीज़ अब मैं वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। नीलम गुप्ता की वीडियो में कल जैसे मैंने बताया था, तो मैंने एक भाई का कमेंट पढ़ा है कि नीलम जी आप मतलब बीहड़ से भागी हो तो आत्मसमर्पण कब तक किया, कहाँ किए थे, पुलिस के सामने या कोर्ट में? तो भैया मैं बता देती हूँ आपको कि मैं जब बीहड़ से भागी थी तो सीधे मैंने आत्मसमर्पण इटावा जिला एंटी डकैती कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने किया था। मैं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। मैं जाके डायरेक्ट, क्योंकि उस समय एक टाइम की कचहरी चल रही थी और दिन शनिवार का था और 2004 31 जुलाई दिन शनिवार, इतना भी याद है कि जब मैंने आत्मसमर्पण किया था। तो आपको आप प्रश्न का उत्तर मिल गया। और दूसरे भाई ने कमेंट किया है कि मैडम ये बताइए कि आप बीहड़ में जंगल में पहुंची थी तो आपके परिवार वालों को कैसे कब तक पता चला? तो भाई मेरे परिवार को कम से कम 2-2.5 महीना लग गया था अंदाज़ा लगाते लगाते। फिर मेरे पिताजी शायद एक बार थाने गए थे रिपोर्ट दर्ज कराने, तो लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी उस समय। अब आगे नहीं बता सकते इस बारे में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो परिस्थितियाँ पहले से हो चुकी हैं ख़त्म, अब वो फिर दोबारा से ली जाए। लेकिन हमारी जो ज़िंदगी के बारे में है तो अपने बारे में बताने में कोई चोरी। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि हर जगह घूस चलने लगी है। बिना घूस के कुछ नहीं है जीवन में। आजकल तुम्हारे पास पैसा है तो सब तुम्हारा शासन प्रशासन हर चीज़ आपका साथ देगा, और आपके पास कुछ नहीं है तो चाहे आपकी लड़की हो चाहे कोई भी हो, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। तो भाई मेरे 2-2.5 महीना लग गया था मेरे परिवार वालों को पता लगाते लगाते। तो फिर मैं और आगे वीडियो बढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है भाई, मतलब हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें कमेंट इतना भद्दा करते हैं कि मतलब उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मेरे घर में भी बहन बेटी भाई माँ बाप सब कुछ हैं। और देखिए हम उनको दोष भी नहीं देते हैं कि मतलब कितने गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं लोग। कि 13 साल की लड़की, हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपके घर में ये घटना हो और कोई अगर आपके बाहरी आदमी आपसे, आपकी बहन से, आपकी बेटी से ये शब्द कहे तो आपको कैसा लगेगा? फिलहाल हमें इस चीज़ का बुरा नहीं है, क्योंकि आपकी सोच ही आपका आधार, आपको अंदाज़ा लगा दे कि आपकी परवरिश कैसी होती होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था कि मैं जब बीहड़ में 2-2.5 महीना बिता लिए, उसके बाद मैंने मतलब श्याम मुझसे कहने लगा कि ऐसा है, आप मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनिए, रो मतलब रोने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, और रोगी तो आपको कमज़ोर लोग समझेंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा और कोई आपका मतलब जो देखेगा वो यही सोचेगा क्या लड़की को पकड़ के लाए, एक तो कांटे जैसी लड़की है। फिर हम कहे भैया क्या किया जाए यार, हमारी नहीं मतलब छूट पा रहा है माँ बाप का इसने, और नहीं भूल पा रहे अपने घर परिवार को। तो भी 2-2.5 महीना में, तो इतने में निर्भय गुज्जर पीछे से आते हैं और कहने लगते हैं कि अब श्याम इसको ट्रेनिंग सिखाइए और इसका पूरा जो हुलिया है वो पूरा चेंज कीजिए। तो आपको हम बता देते हैं कि उस समय हम मतलब ये पैंट शर्ट तो मतलब वहाँ पे दिए गए थे पहनने के लिए, स्कूल की ड्रेस तो हटा दी गई थी और पैंट शर्ट पहनते थे। और उसके बाद मैं छोटी छोटी कान में जैसे बाली पहनती थी तो वहाँ पे बाली वाली सब निकाल दी गई थी, और उन्हीं का जो दिया हुआ था वो पहनाया गया था वहाँ पे। तो आप जानते ही हो बीहड़ जंगल है, तो जंगल में उन्हीं लोगों के मुताबिक जीना होगा, लगना चाहिए कि मैं डाकू हूँ। तो वही काली पट्टी, तिलक और ये सब चीज़ें, और जैसे हाथ में चूड़ियाँ पहने तो ये चूड़ियों और ये से कोई मतलब नहीं है वहाँ पर। तो फिर उसके बाद निर्भय ने हमको बंदूक जो थमाए हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि हमारे जितना वजन नहीं, हमने आपको बताया भी है, उतना कारतूस लाद दिए, राइफ़ल लाद दिए। तो हमको 156 राइफ़ल नाम की दी गई थी
चलाने के लिए। तो हमसे कहने लगे कि इस राइफ़ल को खोलो। तो आप बताइए, अब मैंने तो, मेरे बाप ने नहीं कभी राइफ़ल देखी, तो मैं क्या खोलना जानूँगी। तो जब खोलना सिखा रहे थे तो हमें नहीं आ रहा था, तो हमको 2-3 बार उन्होंने बताया कि ऐसे खोलो, वैसे करो, ऐसे कारतूस भरे जाते। अब मुझे जब नहीं आता तो मैं कैसे सीख जाऊँ एकदम। तो इतने में निर्भय ने एक मारा मेरे चटाक खींच कर गाल पर। जब मारा तो उनका हाथ, भाई मर्द का हाथ मर्द ही जैसा होता है। फिर उनके हाथों में एक तो खूब मोटे मोटे छल्ला पहने रहते थे और राइफ़ल लेते रहते, तो हमेशा ठेठा पड़ी रहती थी। एक थप्पड़ में तो मेरे मुँह से खून निकलने लगा। तो फिर उतने में किशोर मम्मा आए, एक किशोर मम्मा नाम के एक व्यक्ति थे, वो आए। तो करे अरे छोड़िए छोड़िए मालिक, अभी उनकी उम्र ही कितनी है, अभी सीख जाएंगी धीरे धीरे, अभी नहीं सीखी तो सीख जाएंगी। तो फिर उसके बाद वो हमको एक तौलिया लाए हैं गीला करके, तो हमारा ऐसे ऐसे करके मुंह मतलब धीरे धीरे पोंछवाए ब्लड। फिर उसके बाद हमें उठ के हम चले गए थे वहाँ से। तो फिर हमको श्याम कहने लगा कि देखिए हम तुमको सिखाएंगे हर चीज़। तो श्याम कहने लगे कि दादा, मतलब निर्भय को वो दादा कहता था श्याम, तो कि दादा आप मतलब इनको मत कुछ कहिए, सुनिए हम इनको पूरी ट्रेनिंग दे देंगे जैसे मैंने सरला को दी है। तो फिर सरला और मुझे दोनों को लेके श्याम जाता था एक साइड में। तो जो ऊंची टीला रहता था तो वहाँ पर श्याम बैठा के मुझे अक्सर कर बताता था कि ये राइफ़ल का नाम ये है, ये 47 है, ये एसलार है, ये सेमी है, ये 3 से 15 है, ये 12 बोर है। मतलब हर राइफ़ल का नाम बताता था। फिर नाम बताने के बाद उसने मुझे खोलना सिखाया कि ऐसे खोलना चाहिए और इसको बैरल को ऐसे साफ़ करना चाहिए, क्योंकि बदमाशों की एक चीज़ है खासियत, उनकी राइफ़लें इतनी चमकदार होती थी कि मतलब आप चाहें तो बैरल जब खोलेंगे ना तो आर पार इतना क्लीन दिखेगा, क्योंकि जब कभी मुठभेड़ हो या कोई भी हो तो कार्बन जमी ना रहे, मतलब जो फायरिंग हो वो मिस ना हो। तो इसलिए वो लोग अपनी राइफ़लों को बहुत क्लीन करके रखते थे। तो हमको भी वही क्लीन करके से, तो हमसे कहे कि ये चिंडी खींचो। तो मैंने कहा चिंडी क्या होता है। तो अच्छा, हम आपको भी शायद नहीं पता होगा चिंडी क्या कहते हैं। जो राइफ़ल की बैरियल जो होती है उसको साफ़ करने के लिए चिंडी होती है। तो उसमें मतलब कॉटन का कपड़ा होता है और एक धागा होता है। तो जब धागा डालोगे ऐसे, मतलब इतना बड़ा लोहे का मतलब बोल्ट टाइप का होता है, तो वो ऐसे डाल दोगे भरेंगे, तो फिर जब खींचोगे ना ऐसे करके तो वो कॉटन के कपड़े से एकदम जितना भी कार्बन है निकलता चला जाता है। तो उसको चिंडी बोलते हैं वहाँ पर बिहार में। तो शायद आपको पता भी नहीं होगा, तो इसलिए बता रहे हैं, उसको चिंडी बोलते हैं। तो चिंडी खींचे, फिर उसके बाद कहने लगे कि ऐसे से ऐसे मतलब ऐसे करके राइफ़ल में राउंड भरे जाते। अब मुझे राउंड भरना, तो राइफ़ल के राउंड भरने के लिए बता रहे हैं कि अंगूठे का जोर लगाना चाहिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मतलब भरना चाहिए। तो अब एकदम तो कोई चीज़ नहीं आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब सीखोगे तो ज़रूर कोई चीज़ आ जाएगी। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, जब पढ़ाई करने जाते हैं तो वो धीरे धीरे हर क्लास को आगे पार करते हैं ना। तो इसी तरीका बिहार की भी एक अपनी एक वो थी सिखाने पढ़ाने की। तो उनकी वहाँ की बोली भाषा और वह मतलब बोली भाषा के साथ साथ राइफ़ल की भी भाषा होना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब एक तरीक़ा से जैसे ट्रेनिंग, जैसे फौज की बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है, तो बिहार की भी बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। आपको सच बताएं, एक बार वहाँ से बच जाओगे लेकिन यहाँ से नहीं बचोगे। वो एक तो मतलब बदमाशों का भय, ऊपर से पुलिस का भय। दूसरी चीज़ है कि जंगल में जो शिकार करने जाते हैं उनसे भय, उनका भय कैसा होता है कि जैसे वो लोग बीच बीच में मतलब जानवर को फंसाने के लिए गड्ढे इतने गहरे गहरे खोद देते हैं, ऊपर से एकदम पाट देते हैं और नीचे कांटे भर देते हैं कि आदमी का अगर ज़रा सा पैर फिसला तो नीचे जाएगा, तो हज़ारों कांटे उनके कम से कम शरीर में घुसेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिन परिस्थिति उस समय होगी मेरी। तो जब जब मैंने मतलब ऐसे करके सीखा, तो अब बारी आई मुझे फायर करने की। तो हमसे कहा कि फायर करिए। जब मुझसे कहा कि ऐसे करके लगा के फायर करो, तो मुझे तो आता नहीं था। तो जब मैंने ऐसे करके जब लगा के मतलब किए, तो मुझे बैरियल में ना डबल दिख रहा। तो मैं सोची कि ये साला हमको ना उल्टी गोली मरवाने के लिए कर रहा है। तो हमने कि मुझे नहीं आता है और ना मैं कर पाऊँगी। तो जब मैं तो श्याम को अरे कुछ नहीं होगा, आप ऐसे फायर करिए, ऐसे फायर करिए। तो जब मैंने एक फायर करी, तो भाई जब फायर करते तो झटका नहीं लगता है राइफ़ल का, तो वो एकदम झटका लगा तो मैं राइफ़ल छोड़ दी। उतने में निर्भय आए, एक मारे चट से फिर गाल पर मेरे, और बोले कि मतलब गाली देकर, अब इतनी भद्दी गाली दी, हम कैसे आपको मतलब वो बता सकें, इतनी भद्दी गाली दी है। तो बोले कि अगर तू नहीं सोच रही है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ड्रामा करेंगे, तो हम तुझे छोड़ देंगे ना, हम तेरे को छोड़ेंगे ना तेरे परिवार को छोड़ेंगे।
सोच लेना। मैंने सरला की चाचा को मारा और सरला के बाप को भी मार देते अगर सरला यहाँ नहीं आई होती तो मेरा एक राउंड एक जान से कीमती है। मैं कैसे कैसे कारतूस मंगाता हूँ और कैसे कैसे मैं ये अपना सब बेड़ा बना रखा हूँ और तू बर्बाद करने पे तुली। मतलब इतना कहकर उल्टा सीधा बोलकर मुझे घसीटते हुए ले जाके जो मतलब टेंट टाइप का था तो उसमें मुझे फेंक दिए फेंक दिए कि डाल दिए और बोले कि अब इससे कोई बात नहीं करेगा, जब तक ये पूरी ट्रेनिंग नहीं लेगी तब तक इससे कोई बात नहीं करेगा। तो हम फिर रो रहे थे बैठे। तो फिर श्याम मतलब निर्भय को समझाए कि दादा अभी उनको दिन कहते हुए 2 महीना 2.5 महीना बीता है, अब धीरे धीरे हर चीज़ का एक रीज़न होता है, हमें आप छोड़ दीजिए, हम इनको पूरा ट्रेनिंग दे देंगे। फिर उसके बाद श्याम 1.5 घंटा बाद आया मुझे 2 रोटी लेकर, रोटी और उसी ऊपर अचार रखा था तो रोटी लेके आया। तो मतलब हम कहे हमें नहीं खाना है तो श्याम कहने लगा खा लीजिए, क्योंकि समय को कोई पता नहीं है कब पुलिस से मुठभेड़ चले, जो रोटी मिल रही वो रोटी मिलना बंद हो जाएगा, 24 घंटा तुमको रोटी का पानी भी नसीब ना हो। तो अब कहते नहीं ये भूख बहुत बुरी चीज़ होती है ना, कैसी भी परिस्थिति हो रोग आओ लेकिन ये पेट नहीं मानता है ना। तो भाई हमने भी रोटी अपनी खा ली है, खा के पानी पिए। तो शाम के टाइम लगभग ऐसे 6 बज रहा था। तो 6 बजे श्याम हमसे कहने लगा चलो पहरे पे चलते हैं। तो हम कहे पहरा, तो हाँ कि पहरे पे चलिए। पहले हमको पहरा पे भेजा नहीं जाता था इसलिए क्योंकि इसको पता नहीं कहीं भागने ना लगे, कहीं भी कुछ करने मतलब घटना ना कुछ कर दे, इसलिए पहरा पे नहीं भेजा जाता था मुझे। तो श्याम मुझे ज़बरदस्ती लेके गया पहरा पर, बोला दादा हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है करेंगी। तो बोला कि राइफ़ल लो। अब राइफ़ल को ले तो लिए, अब दोनों हाथ से राइफ़ल को ऐसे करके थामे और जा रहे थे। तो श्याम कहने लगा ऐसे राइफ़ल नहीं पकड़ी जाती, ऐसे कंधे पे धरो। तो कंधे पे धर के फिर बताया कि ऐसे करके चलिए, ऐसे करके करिए, जब ऐसे चलेंगी ना तो आपको मतलब शरीर से भी हल्का लगेगा और आपको राइफ़ल उठाने में दिक्कत भी नहीं होगी। तो मतलब कंधे पर रख के फिर हम ऊपर गए। तो हम श्याम से कहने लगे श्याम कि हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं अपने घर, और मुझे यहाँ का माहौल नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं रह पाऊँगी। तो श्याम फिर हमें समझाने लगा कि आपको क्या लग रहा है, हमें यहाँ अच्छा लगता है। मैं भी अपने माँ बाप से दूर 9 साल की उम्र से हूँ। मेरी 9 साल की उम्र थी जब मुझे यहाँ लाया गया था, और आज दादा की मेहरबानी है जो आज हम जीवित बैठे हैं, नहीं कब के हम मार दिए जाते। मेरे माँ बाप ने तो मुझे छुड़ाया नहीं था। तो यही सब बातें श्याम कहने लगा। जब समझाने लगा तो हम कहे कि अच्छा। तो श्याम फिर कहने लगा कि यहाँ पर जो भी लोग हैं आए हैं, चाहे सरला हो चाहे मैं हूँ, चाहे ये तमाम तुम्हारे सामने पकड़े हैं, और तुम्हें क्या लग रहा है ये खुशी से रह रहे हैं? खुशी से कोई नहीं रह रहा, और इनसे बगावत करके भी नहीं जा सकते। क्यों? हम अकेले हैं और इनके साइड में 70, 80, 90 आदमी उस गैंग के गिरोह के सदस्य हैं जिस गैंग में। तो वहाँ मक्खी भी परिंदा तो पर तो बहुत दूर है, वहाँ मक्खी भी नहीं बना सकती उनकी बिना इजाज़त के। तो अच्छा होगा आपका यही कि अभी आप इन्हीं लोगों के माहौल में ढलती रहो, और जितनी जल्दी ढल जाओगी उतनी अच्छी आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये श्याम कहने लगे। तो चलो ठीक है भाई, हम श्याम की बात माने। तो हम फिर ट्रेनिंग पर पूरी फोकस दिए, एकदम दिल दिमाग दोनों लगा लिए। फिर हमने भी सोचा कि सही ये कह रहा है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए इनका विरोध भी करते तो हमारा उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और हमारा सब पूरा तो जीवन ही बर्बाद तो हो ही गया है। मेरे परिवार के साथ ये घटना ना हो जाए और कहीं कुछ और ना ये कर बैठे, इससे बढ़िया है क्यों ना अब इन्हीं की तरह ढला जाए और इन्हीं के साथ मिले ही कि जो कुछ कर पाएंगे, और वैसे बगावत करेंगे तो शायद हम बगावत नहीं कर पाएंगे। लेकिन मन की चिंगारी को कभी बुझने नहीं देना चाहिए, ये बात सत्य है। ये मेरे अपने मन की कहीं ना कहीं अपने दिल दिमाग में बैठा लिए थे। तो हम फिर हंसना बोलना, उनके साथ रहना, उनके संगे खेलना, उनके संगे कूदना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ये सब चीज़ें मैंने एकदम फोकसी एकदम उनकी तरीक़ा से ली। निर्भय ने कह दिया दिन तो मैंने कह दिया हाँ दिन, निर्भय ने कह दिया रात तो मैंने कहा हाँ ठीक है रात, मतलब फोकस पूरी उन्हीं की तरीक़ा से एकदम ढल मिल गए। तो वो ही वीडियो आप देखते हैं जब यूट्यूब पर दिखाते हैं, गूगल पे दिखाते हैं कि नीलम गुप्ता देखो क्या बोले। तो मैं सच बताऊं, वो जबान मेरी ज़रूर थी, बोली मेरी ज़रूर थी, लेकिन आत्मा मेरी नहीं थी।
इसीलिए कहते हैं फेंक वीडियो, मतलब देखिए कहते नहीं है मीडिया वाले तो किसको राजा बना दे, किसी को भंगी बना दे, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। और ये बातें देखिए हर कोई नहीं आपको शेयर करेगा, क्योंकि ज़िंदगी की जिसके साथ बीतती है वही आपको शेयर कर सकता है। बाकी तो ये बातें सब खोखली है। और उसके बाद देखिए मैंने बहुत अच्छा फोकस लिया। उसके बाद मैंने राइफल में सब कुछ सीखा, निशाना सीखा, निशानाबाजी सीखी, और तो और पुलिस से जम के मुठभेड़ भी की है। अब इसके आगे कहानी हम और बताएंगे आपको, लेकिन अगले वीडियो में। तो प्लीज़, और आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, आप लोग गंदे कमेंट प्लीज़ मत किया करिए। हैं आपके घर में भी बहन माँ बेटी हैं, तो प्लीज़ उन्हीं के तरीके हमको भी समझिए, हम भी किसी की बहन बेटी माँ हैं। और ऐसे आप शब्द बोलोगे मेरे प्रति, आप खुद सोचिए, अपनी अंदाज़ा लगाइए। अगर 13 साल की उम्र में और कोई किसी को उठा ले जाए तो वो कहेगा कि आइए हमारे संग कितने लोग रेप करें हैं। तो आप लोग प्लीज़ सोच समझ के कमेंट कीजिए, ऐसे मत शब्द बोलिए कि किसी के दिल पे तीर लग जाए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और आपको और आगे की कहानी बताएंगे, बीहड़ में जंगल में और क्या क्या हुआ। मैंने 20 महीनों में जो जो सीखा मैं आपको एक एक घटना बताएंगे, और फिर उसके बाद मैं कैसे निकली भी थी ये भी मैं आपको बताऊंगी। निकल के कैसे आई, मैंने निकलते समय कितनी कठिनाइयाँ झेली हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और आप माने या ना माने वो आपकी मर्ज़ी। और भैया जी आपसे एक चीज़ और कह रहे हैं, जो आप मेरे लिए इतना गंदा कमेंट किए हैं, तो अगर आपको यकीन ना है ना, तो कभी हम आपको अपनी जीवन की वो चीज़ें बताएंगे, जिस स्कूल से मेरा अपहरण हुआ था, किस क्लास में पढ़ रही थी, मेरे पास सारे प्रूफ के साथ मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी आयु 13 साल की थी उस समय। इसलिए कह रहे प्लीज़ ऐसे गंदे कमेंट नहीं किसी बहन बेटी के लिए करना चाहिए। आप अच्छे घर के होंगे और आपके घर में भी माँ बेटी बहनें होंगी हैं, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए भैया, बिना सोचे समझे किसी के लिए कि नीलम जी किसके साथ, कितने लोगों के साथ तुम सोई हो। कितनी गलत शब्द है आपके लिए। लेकिन किसी के सामने वालों के दिल पर क्या बीतती है ये आप लोगों को अंदाज नहीं है क्या। हम अपनी जीवन की गाथा इसलिए बता रहे हैं कि लोग जो फेक वीडियो दिखाते हैं कि देखियो द शिव सुंदरी नीलम गुप्ता क्या बोल रही है जंगल में मंगल, तो कभी उस मंगल में ये भी देख लीजिए उसका चेहरा कितना छोटा है, कितनी छोटी उम्र है, और दांत हंस रही है। तो कभी ज़रूरी नहीं कि जो हंसता है चेहरा तो उसके अंदर गम नहीं होता है। जो ज़्यादा हंसता है ना, सबसे ज़्यादा दुखी और टूटा हुआ इंसान वही होता है। आप एक चीज़ जीवन में याद रखिएगा। तो वीडियो समाप्त करने से पहले और आगे वीडियो कल बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सी ऐसी जानकारियाँ दें कि जीवन में आपकी हो सकत काम आए हैं। तो बहुत लोग सोचते भी होंगे ना कि डाकू बदमाश जो होते हैं तो कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसे है। और एक भाई ने जो कमेंट किया है ना कि बरसात में नीलम जी क्या करते हैं वहाँ पर डकैत, तो अगले वीडियो में हम आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। तो अब वीडियो समाप्त करते हैं। बाय, लव यू, और आप लोग हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यही मेरी ईश्वर से तमन्ना और प्रार्थना है।